हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कर निर्धारण। कर निर्धारण क्या होता है, टैक्स असेसमेंट क्या होता है कि जो करदाता है, जो एसएससी है, उसकी कुल आय की गणना करना। मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी बनती है, उसके कितने पांचों हेड से कहाँ कहाँ से उसको इनकम है, लॉसेस हैं तो उनको सेट ऑफ करने के बाद डिडक्शन देने के बाद उसकी कितनी इनकम बनेगी। फिर उस इनकम पे देखना कि कितना उसके ऊपर क्या स्लैब लगेंगी और कितना उसका जो टैक्स है वो बनेगा, दे कर कितना बनेगा, इसकी गणना करना। ये क्या होता है, ये असेसमेंट। इसको, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट किस तरीके से की जाएगी, उसके मेथड क्या होंगे, असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं कि किस किस तरीके से असेसमेंट की जाएगी। यहाँ पे 4 तरीके दिए हुए हैं। मतलब टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितनी है, 4 हैं। एक है सेल्फ असेसमेंट, इसके बाद है रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और रीअसेसमेंट। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल्फ असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट देखो क्या होती है। सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, स्वयं कर निर्धारण। स्वयं कर निर्धारण में जो करदाता है, इसको स्वयं कर निर्धारण क्यों कहते हैं, जो इसमें करदाता है स्वयं अपनी जो टोटल इनकम है उसको कैलकुलेट करता है और अपने टैक्स की गणना करता है और कर की राशि का फिर क्या करता है, भुगतान करेगा। करदाता खुद करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ। मतलब यहाँ पे असेसमेंट खुद की जाती है करदाता के द्वारा। कैसे की जाएगी, दाखिल की जाने वाली आयकर विवरणी, जो उसने रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल की है उसमें उसके आधार पर जो देय कर है उसमें से क्या क्या चीज़ें माइनस करने के बाद जो इनकम होगी उसमें से क्या क्या चीज़ें पहले से घटाती जाएंगी। अगर उसका कोई टीडीएस कटा हुआ है कि इनकम मिलने से पहले ही टैक्स कट गया था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, एडवांस टैक्स अगर उसने दे रखा है, सेक्शन 89 में उसको कोई छूट मिल रही है, सेक्शन 90, 90, 91 के अंतर्गत अगर कोई डबल टैक्सेशन है, मतलब ऐसी इनकम पे पहले ही टैक्स लग चुका है, या सेक्शन 115 JAA है, सेक्शन 115 JD है, इन सेक्शन के अंतर्गत कोई क्रेडिट मिलना। क्रेडिट मतलब पहले टैक्स चुका रखा है, अब फिर टैक्स दे रखा है, मतलब पहले उस इनकम पे टैक्स दिया हुआ है तो अब उसकी क्या मिल जाएगी। अब जब हम टैक्स उसका कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, उसकी छूट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें घटाने के बाद अगर आयकर विवरणी है उसमें दाखिल करने में कुछ लेट हुआ है, मतलब उसने लेट दाखिल की है, एडवांस टैक्स उसने टाइम पे नहीं दिया, एडवांस टैक्स की भी टाइम पीरियड होता है, क्वार्टरली इसकी पेमेंट की जाती है। अगर इसके टाइम पे पेमेंट नहीं की जाती तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, फिर एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद अगर वो लेट भी हुआ है तो उसको कोई फ़ीस देनी, उसको कोई ब्याज देना है और जो टैक्स देना है वो क्या करेगा, टैक्स की असेसमेंट करेगा। तो ये असेसमेंट करके या टैक्स जो पहले चुकाया गया है या पहले से कोई कटा हुआ है, तो इन सब की जो टैक्स जब रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल की जाएगी तो साथ में क्या लगाएगा, ऐसी कॉपी भी साथ में वो अटैच करेगा कि ये चीज़ या ये इतना इतना पैसा ऑलरेडी मेरा डिडक्ट है। तो इसमें अगर कोई करदाता इस प्रावधान के अनुसार कर या ब्याज या दोनों की राशि नहीं चुकाता है तो करदाता क्या माना जाएगा, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा और उसके ऊपर जो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो प्रावधान लागू होते हैं वो प्रावधान लागू होंगे। इसके अंदर जो सेक्शन 192 है ये स्किप कर देना है। अगर करदाता विवरणी दाखिल करने में कोई देरी करता है तो देरी करने पर उसको क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। पहले तो वो खुद असेसमेंट करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा, किस किस तरीके से करेगा कि उसकी इनकम कितनी बनती है। जब इनकम कैलकुलेट करेगा, टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा तो ऑलरेडी अगर उसका टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बोलते हैं, एडवांस टैक्स है या डबल टैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद क्या अभी भी उसका कोई पैसा बचा हुआ जो गवर्नमेंट को दिए है, गवर्नमेंट को देना है टैक्स के रूप में, तो वो उसकी असेसमेंट खुद करता है। अगर वो आयकर विवरण दाखिल करने में देरी करता है तो उसको फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस किस तरीके से दी जाएगी, यदि आय की विवरणी देरी से दाखिल की जाती है तो करदाता को स्वयं कर निर्धारण करके उसका कर कितना बनेगा, टैक्स कितना बनेगा, ब्याज कितना बनता है और फीस कितनी जमा करानी होगी। तो सेक्शन 234F है, इसके अंतर्गत उसको फ़ीस देनी होती है। फ़ीस में क्या क्या है, यदि आय कर योग्य सीमा से कम है, कर योग्य सीमा मैक्सिमम कितनी, एक लिमिट है 2.5 लाख तक, अगर उसकी इनकम इससे कम बनती है और विवरणी अगर उसने लेट दाखिल की है तो यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी क्योंकि उसकी इनकम क्या थी, लिमिट से कम बनती थी। अगर कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है
तो जो उसको फ़ीस देनी पड़ेगी वो 1000 रुपये देनी पड़ेगी। अन्य किसी केस में अगर विवरणी देय तिथि के बाद लेकिन 31/12/2020 या इससे पहले दाखिल कर दी जाती है तो फ़ीस कितनी बनेगी यहाँ पे 5000। अगर 31/12 के बाद लेकिन असेसमेंट ईयर ख़त्म होगा हमारा 31/3/2021 को, इससे पहले अगर दाखिल की जाती है जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 10,000 रुपये। तो ये कब फ़ीस देनी होगी उसको, जब वो रिटर्न ऑफ इनकम है वो लेट से दाखिल करता है तब उसको ये फ़ीस रिटर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट में 2 पॉइंट हैं, एक है प्रोविजनल या फिर समरी असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, और एक है असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। तो पहले हम ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो समरी असेसमेंट है इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो करदाता है वो खुद असेसमेंट नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा, जब आयकर विवरण दाखिल कर दी जाती है, जब हमने रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल कर दी, जो असेसिंग ऑफिसर है, जो असेसिंग ऑफिसर होगा बिना करदाता को बुलाए, करदाता को वो नहीं बुलाता, करदाता से कोई भी पूछताछ वो नहीं करता है, वो क्या कर देता है, उसकी असेसमेंट कर देता है। तो ऐसी असेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, समरी असेसमेंट या फिर प्रोविजनल असेसमेंट। तो किस बेस पे की जाएगी, क्या प्रोसीजर ऑप्ट किया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा टोटल इनकम या लॉस है उसकी गणना में कुछ एडजस्टमेंट की जाएंगे असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। वो एडजस्टमेंट क्या हो सकती हैं, जो उसने विवरणी दाखिल की उसको चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलत दावा या ऐसा गलत दावा उसने किसी सूचना में प्रकट किया है, कोई ऐसी उसने छूट लेना वो चाहता है, उसने दावा किया है। गत वर्ष में अगर उसने हानि आगे लाई है, मतलब पीछे का कोई लॉस था उसको वो कैरी फॉरवर्ड करता है, इस बार वो सेट ऑफ करना चाहता है उस लॉस को। तो ये देखना जिस साल वो लॉस हुआ था क्या उस साल उस व्यक्ति ने जो रिटर्न थी वो टाइम पे दाखिल कर दी थी या फिर नहीं की थी। अगर टाइम पे दाखिल की थी तो इस साल वो उसको सेट ऑफ कर सकता है, अदरवाइज सेट ऑफ करने का मौका उसको नहीं दिया जाएगा कि गत वर्ष का रिटर्न है वो इस साल मतलब पहले भी और अब भी उसने टाइम पे दाखिल किया है या फिर नहीं किया। यदि खर्चे की ऑडिटिंग रिपोर्ट में जो खर्चा है वो कटौती योग्य नहीं है, जब ऑडिटिंग करवाई जाती है अगर ऑडिटर ने बोल दिया कि इस खर्चे की आपको छूट नहीं मिलेगी और ऐसे व्यक्ति ने उसकी छूट ले ली है, जब वो असेसमेंट करता है, जब वो अपनी रिटर्न इनकम दाखिल करता है तो वो उस छूट को कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ सेक्शन है जिसमें जीटीआई में से उसने अगर कटौती मांगी है, उसने डिडक्शन ली है, तो डिडक्शन कब मिलेगी, अगर उसने जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो निर्धारित अवधि से पहले ही दाखिल कर दिया। अगर निर्धारित अवधि के बाद दाखिल करेगा तो उसको सेक्शन 10AA, 80IA, 80IAB, सेक्शन IB, IC जो डिडक्शन वाला चैप्टर 80C से लेकर 80O तक उसमें आते हैं ये सेक्शंस। अगर इन सेक्शन में उसने क्या ली है, छूट ली है और टाइम पे रिटर्न दाखिल नहीं की है तो उसको ऐसी छूट नहीं मिलेगी, उसको क्या करना पड़ेगी, टाइम पे रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी अगर ये छूट लेना चाहता है। यदि कोई आय फॉर्म नंबर 26A या 16 या 16 में लिखी गई है उसको कुल आय में शामिल उसने नहीं किया है तो ऐसी आय को शामिल किया जाएगा। तो इसमें से जो ये समायोजन लिखित में इलेक्ट्रॉनिक मोड में इसकी सूचना करदाता को दी जाएगी और फिर क्या कर दिए, समायोजन करने के बाद है तब जाके उसकी टोटल इनकम निकाली जाएगी। टोटल इनकम कितनी बनती है उसके ऊपर फिर ब्याज कितना, उसका टैक्स कितना बनता है, अगर उसने कोई लेट दाखिल की है तो उसका ब्याज कितना बनेगा, फ़ीस कितनी बनेगी, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर हम क्या देखेंगे कि क्या उसके जो टोटल टैक्स अभी हमने बनाया है उसमें से उसका कोई TDS कटा हुआ है, उसका कोई TCS कटा हुआ है, एडवांस टैक्स उसने पे कर रखा है नहीं कर रखा है, कोई टैक्स में रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब उसने सेल्फ असेसमेंट की थी तो उसने कितना भुगतान कर दिया था, अभी भी कोई उसकी भुगतान करने होगा, कोई इनकम है, कर है, ब्याज है, फीस को छोड़कर अन्य कोई भुगतान उसने किया था। तो अगर इसके बावजूद भी क्या हो सकता है, या तो अभी भी कुछ पैसा बच सकता है कि उसको अभी भी टैक्स देना है, अभी भी टैक्स देना बचा हुआ है, या फिर ऑलरेडी उसने ज़्यादा पे कर रखा है तो उसका क्या बन जाएगा, रिफ़ंड बन जाएगा। तो इसकी सूचना भी उस व्यक्ति को दी जाएगी। अगर उसको रिफ़ंड बनता है तब भी सूचना दी जाएगी, अगर उसको और भी टैक्स पे करना है तो ये सूचना भी उस व्यक्ति को दी जाएगी, SSC को ये सूचना दी जाएगी। इसके बाद है जो नेक्स्ट है सबूतों के आधार पर कर निर्धारण, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। कई बार जो कर निर्धारण अधिकारी है उसको क्या लगता है, वो है ना वेरीफाई करना चाहता है, ये सर्टिफाइड करना चाहता है कि इस व्यक्ति ने जो इनकम दिखाई है, जो लॉस दिखाए हैं, क्या वो सही है, उसके जो प्रूफ्स हैं क्या उसने इसके साथ जब रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल की है उसके साथ अटैच किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो वो करदाता को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए या आयकर विवरणी से रिलेटेड
रिलेटेड वो है सबूत प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है। करदाता को यह नोटिस जिस वित्तीय वर्ष में आयकर विवरण दाखिल की गई है उसकी समाप्ति के 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा नोटिस देना पड़ेगा। कर निर्धारण जो अधिकारी है कर निर्धारण के लिए कोई एक स्पेसिफाइड डेट रख सकता है, निम्न कार्य करने के लिए नोटिस भी दे सकता है उस डेट को, कि ऐसे व्यक्ति ने संबंधित कर निर्धारण वर्ष में समाप्ति से पहले आय कर विवरण दाखिल नहीं की है तो ये फॉर्म फिल करके वो प्रस्तुत करे। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है उसे प्रस्तुत करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण कोई बिंदु हो सकते हैं। कर निर्धारण अधिकारी विशिष्ट बिंदुओं पर मांगी गई सूचना है उसको निर्धारित ढंग से वहाँ पे दाखिल करे, उसको वेरीफाई करवाए। अगर वो कमिश्नर की संयुक्त कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर है उसकी परमिशन लेके करदाता की संपत्ति या दायित्व है उसकी डिटेल भी मांग सकता है। तो ये डिटेल लेने के बाद फिर वो क्या करेगा, करदाता द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे कर निर्धारण अधिकारी उन बिंदुओं पर जो उसने मांगे गए थे उन बातों को सुन के जो भी मैटर उसके पास आया है उसके ऊपर विचार करके फिर क्या करेगा, करदाता की इनकम है या लॉस है उसका निर्धारण करेगा और उसके ऊपर उसका कितना टैक्स बनता है इस चीज़ को निर्धारित किया जाएगा। तो ये क्या हैं, ये दो ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा किस तरीके से कि एक करदाता की जो इनकम है उसके ऊपर उसके टैक्स की जो असेसमेंट है वो की जाती है।